चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में आपको कहा कि छोटे समय में कमाई के बहुत सारे मौके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज हैं जो आ रहे हैं। और ऐसे में आपके लिए कौन सा आईपीओ सही है और किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए आपको आईपीओज में पैसे लगाने के लिए? केवल लिस्टिंग गेन्स करके आपको निकल जाना चाहिए, या आप थोड़ा सा गोल बेस्ड प्लानिंग भी कर सकते हैं? क्या यही मौका होगा पैसे लगाने का? आशीष कपूर, सीईओ इन्वेस्ट शॉपी इंडिया, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, एक ऐसा शो जहां पर तमाम तरह के कमाई के मौके जो हैं वो हम दर्शकों को बताते हैं। और आज इस चर्चा में हम आईपीओ की बात कर रहे हैं, और आपसे बेहतर जानकार कौन हो सकता है जो इस हफ्ते आने वाली जो धूम है आईपीओस की, उस पर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दे। लिस्ट तो आपके पास है ही, आप सुबह से ही तमाम चैनल्स पर दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ है, कुछ बताइए इसके बारे में। और किस तरह से आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी कंपनी के आईपीओ को समझने की और तोल मोल कर सलाह देने की, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मेरे मुताबिक मोस्ट ज्यादातर कंपनी, मैं नहीं कह रहा कि दिस थिंग जैसे मोतीलाल ज्वेलर्स है। अब आप देखें तो ज्वेलरी के स्टॉक्स टाइटन को छोड़ दिया जाए एक तरफ, तो किसी भी ज्वेलरी स्टॉक ने कोई इन्वेस्टर का कोई वेल्थ बना के नहीं दिया, चाहे वो पीसी ज्वेलर्स हो या बाकी के जो भी स्टॉक्स आए हों। अब ऐसा मानना कि ये अलग होगा, मेरे मुताबिक थोड़ा सा गलत है। मेरे मुताबिक ऐसी कंपनीज को लिस्ट होने देना चाहिए। एक बार आप लिस्ट हो जाओ और एक बार आप 1-2 साल का प्रदर्शन देख लो, क्योंकि ज्यादातर मेरा मेरा मानना है कि जो ज्वेलरी का सेगमेंट है इसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, और दूसरा बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ। और इसमें जो बहुत दिग्गज प्लेयर्स हैं जैसे टाइटन है और जो बाकी के थोड़े से जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, उनका बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा मिलेगा। तो इस वाले इन्वायरमेंट में मेरे मुताबिक मोती ज्वेलर्स को मेरे मुताबिक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रदर्शन देख के ही करना चाहिए, और कोई बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं आ रहा इश्यू। हालाँकि ये मैं मानता हूँ कि आईपीओ में इतनी फ्रेंज़ी है, हो सकता है ये भी बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दे जाए। अगर आपने स्पेकुलेटिव तरीके से करना है तो ज़रूर आप कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएँ। पर अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट नज़रिए से इस आईपीओ में जाना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड आपकी लिस्ट में रिकमेंडेशन के लिहाज से कौन सा है? देखिए, मेरे मुताबिक जनरली तो अब आई नॉट कोई बहुत गंग हो अबाउट द आईपीओ जो आए हुए हैं। आइनॉक्स मेरे को अच्छा लगता है, अगेन वैल्यूएशन थोड़ा-सा हायर एंड पे है। बट आइनॉक्स का फिर भी एटलीस्ट एक तरह से डिफरेंशिएशन है, थोड़ा अलग तरह की कंपनी है, और एटलीस्ट उसमें एक स्केर्सिटी प्रीमियम आप कह सकते हैं, वो मिल सकता है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर से इन अ वे लिंक्ड है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स के वो डील कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, तो उसमें ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी बन रही है, तो उसको मैं समझता हूँ कि आप तब भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग ये ना भी आया तो आप उसको बना मतलब बने रहेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट बनना चाहिए। तो वो एक मेरी शेयर है जो मेरे को अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 20 तारीख तक हैं, उसके अलावा जो तमाम आ रहे हैं, किस तरह तरह के रेड फ्लैग्स आपको इनमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मेरे मुताबिक जनरली स्पीकिंग, जैसे मैंने कहा था कि मेरे मुताबिक चाहे वो आगे के जो भी आ रहे हों, जैसे कैडो ब्रांड्स हैं या बाकी के जो हैं, वो शेयर्स जनरली जो आप लिस्टेड पीयर से कंपेयर करते हो तो वो महंगे नजर आ रहे हैं। आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं लिस्टेड स्पेस में, जहाँ पर कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का आपके सामने नजर आ रहा है, और कंपनी का क्या रहा है, डिविडेंड, ईपीएस ग्रोथ, सब कुछ आपको बहुत आसानी से दिख जाता है। ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर जो आप नया लिस्टिंग आ रही है, उसमें एक तरह से आप थोड़ा गैम्बल भी कर रहे हो, क्योंकि अभी नहीं पता आपको कि मैनेजमेंट का क्या रवैया रहेगा शेयर होल्डर्स की तरफ। तो उस लिहाज में एक्चुअली डिस्काउंट पे होना चाहिए लिस्टेड पीयर्स के, पर ज्यादातर ये कंपनीज प्रीमियम पे आ रहे हैं, विच इज मेरे मुताबिक नॉट लॉजिकल एंड नॉट करेक्ट। बट वो ठीक है कि मार्केट का मोमेंटम ऐसा है कि हर चीज अब बहुत ज्यादा हाइप हो रही है, बहुत ज्यादा ओवरस्क्राइब हो रही है, और लिस्टिंग गेन्स भी आ रहे हैं, इसलिए टाइम एंड अगेन
जो फंडामेंटल्स लाए वो तो गलत साबित हो रही है। बट नेवरदलेस मेरे मुताबिक अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई चीज़ यूनिक लगे, आपको आईपीओज़ को जनरली अवॉइड करना चाहिए, कोई ज़्यादातर बहुत महँगे आ रहे हैं और उनके तुलना में जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, वो अवेलेबल हैं एट मोर रीज़नेबल वैल्यूएशंस। मुझे ये जानना है तो फिलहाल आपने कहा समझाइश में जो रेड फ्लैग्स का सवाल मैंने पूछा, आपने कहा ये आप आईपीओस आपको महंगे लग रहे हैं, तो महंगे के अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? आपने शुरुआती जवाब में काफ़ी कुछ वैसे कवर तो कर दिया है, लेकिन मान लीजिए किसी को पैसे लगाने ही हैं, तो उसमें आने वाले समय की रणनीति या केवल लिस्टिंग गेन्स लेकर आपको निकल जाना चाहिए, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर अगर समझना चाहूँ मैं तो वो किस बिना पर हो सकता है? देखो, लिस्टिंग गेन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गेम। मतलब मैं लाइक टू वार्न कि लिस्टिंग गेन के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा आप बुरी तरह फँस जाते हो, क्योंकि कहीं न कहीं जाके ये जो फ्रेंज़ी है खत्म होगी और जो लास्ट इश्यू होगा उसमें जस्ट टू टेक यू बैक, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर द कंपनीज़, बट जो रिलायंस पावर का इश्यू आया था, जो बिल्कुल उसने एक तरह से मार्केट खत्म की थी 2003 और 2007 की बुल मार्केट। उसका बहुत साल तक मतलब आईपीओ प्राइस छोड़ो, उसका 1/10 भी इन्वेस्टर्स को नहीं मिल रहा था वापस। तो जो लिस्टिंग गेन का जो गेम है दैट इज़ वेरी, वेरी डेंजरस। मतलब आप उतना ही करिए जितना कि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं और इट्स कंप्लीटली स्पेकुलेटिव बिकॉज़ लिस्टिंग गेन के नज़रिए से कोई भी इश्यू लेके नहीं आता। कोई भी प्रमोटर है वो अपना टेबल पे इतना पैसे नहीं छोड़ता कि लिस्टिंग गेन्स मिल जाए इन्वेस्टर्स को। वो तो ये मार्केट फ्रेंजी है जो कि ऊपर लेके जा रही है। ज़्यादातर आप मान के चलिए कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट के लिए छोड़ा होता है, नहीं छोड़ा होता किसी भी प्रमोटर ने, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने। तो वो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 5-10% हो सकता है टेबल पे छोड़ा हो, बट उससे ज़्यादा जो आ रहा है दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ मार्केट फ्रेंजी। और दूसरा क्या है कि क्योंकि इतनी इतनी अच्छे गेन्स आ रही हैं, टेंडेंसी इज़ कि ग्रीड इज़ ओवरटेकिंग। तो इवन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरफ बहुत प्रेशर है कि हर हर इश्यू को थोड़ा महँगा लेके आओ, बिकॉज़ एवरी प्रमोटर, एवरीवन वेस्टेड इंटरेस्ट है सबका कि भी ज़्यादा से ज़्यादा महँगा इश्यू आए और उनके सबकी अच्छे प्रॉफिट बने। तो इसलिए मैं तो समझूँगा कि अभी कोई बुरा एडवाइस नहीं होगा कि आप थोड़े कुछ हफ्तों के लिए आईपीओ मार्केट को थोड़ा-सा मिस दे दें। लेट इट सेट थिंग्स सेटल डाउन, कि अभी बहुत ज़्यादा फ्रेंजी है और अभी कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं आने वाला। जो बहुत अच्छे हाई क्वालिटी इश्यूज़ थे, टाटा टेक जैसे, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं और उन्होंने इतने जो फ्रेंजी क्रिएट की है, अब सेकंड रंग, थर्ड रंग कंपनीज़ आ रही हैं, जिनमें कि इन्वेस्टर्स के फँसने के बहुत ज़्यादा चांस है। पे सतर्क होना होगा, सावधान रहना होगा, किस तरह से आप सतर्कता बरत सकते हैं? आशीष कपूर साहब ने आपको तमाम जानकारियाँ दे दी, समझाइश दे दी, रणनीति भी आपको साथ कर दे दी है कि किस-किस आईपीओ में आप पैसे लगा सकते हैं, किन-किन से आप दूर रह सकते हैं। आशीष, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और दर्शकों का इतना विस्तार से मार्गदर्शन किया। मनोरमा फाइनेंस मिनिस्टर में मैं अब रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बात होने वाली है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आज से खुली किस्त के बारे में। कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, पिछला मुनाफा जो लोगों ने देखा उनको मिला, क्या आपको वापस पैसे लगाने चाहिए, क्या नए निवेशक सोने की चाल को लेकर अगर उत्साहित है तो क्या ये सही मौका है? हेमंत उस्तेगी, CEO वाइज इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे।